स्टूडेंट्स, रीड की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, जिसमें हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो हमने समयावधि के आधार पर देख चुके। अब हमारा है उद्गार के स्वरूप के आधार पर। उसके आधार पर हमने दो भागों में बांटा था, एक था केंद्रीय उद्गार के आधार पर और दूसरा था दरारी उद्गार के आधार पर। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय उद्गार के आधार पर। तो इसके आधार पर 5 प्रकारों में बांट रखा है। अब इनको हम थोड़ा देखेंगे। ये अलग से कोई प्रकार नहीं है, ये सारे नाम हम समय के आधार पर वाले वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं। कोई सक्रिय है, कोई सुषुप्त है। तो चलो बता दो, हवाई तुल्य में मोनालोआ कौन सा है? याद है? नहीं है। स्ट्राबोली तुल्य याद है? अच्छा ये बता दो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा था? स्ट्राबोली था। तो देखो, इनमें जो प्रकार था उसमें एक स्टैंडर्ड ज्वालामुखी लिया और उसी के आधार पर बांटा। एक बार इनको समझेंगे। सबसे पहला है हवाई तुल्य। ये 5 नाम है। 5 नाम किसके आधार पर बांटे हैं? सिलिका, जलवाष्प, विस्फोटकता। तीनों में नीचे की तरफ चलेंगे तो बढ़ेगी। इसका मतलब है जो सबसे पहला है हवाई तुल्य, इसमें जब उद्गार होगा तो उद्गार की तीव्रता कम होगी और उद्गार की तीव्रता कम होगी, सिलिका कम होगी, जलवाष्प तीनों ही कम मात्रा में है। तो इसका उद्गार जो विस्फोट है वो बहुत ही धीमा होगा। इसमें होगी गैस, बहुत कम मात्रा में जलवाष्प। तो वो निकलेंगे तो जो गैस है वो दूर तक फैल के ऐसे। तो इससे जो स्थलाकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? पेले के बालों जैसी। ये जो यूरोप है वहां पर कोई देवता है, उसके बाल ऐसे हैं, तो उसकी जैसी स्थलाकृति बनेगी। तो हवाई तुल्य याद क्या रखना है? विस्फोटकता बहुत कम है, गैस है वो भी बहुत धीरे मात्रा में निकलेगी, इसलिए इससे नुकसान कम होगा। तो हवाई तुल्य आकृति बनेगी पेले के बालों के समान। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मोनालोआ ज्वालामुखी। ठीक है। अब दूसरा है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली में क्या होगा? इसमें जो जलवाष्प और गैसों की तीव्रता थी उससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगी। जो तीव्रता थी वो हवाई तुल्य से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बाकी और विशेषताएं बढ़ी हैं। अब ये याद रखेंगे वल्केनियन तुल्य। तो जो वल्केनियन तुल्य है, वल्केनियन तुल्य तक पहुंचते पहुंचते विस्फोटकता बढ़ेगी। जब वल्केनियन तुल्य निकलेगा तो इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक है और साथ में सिलिका की मात्रा अधिक है। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो विस्फोटकता भी बहुत तेज होगी और इससे जो स्थलाकृति बनेगी वो ऐसे फूल गोभी के समान बनेगी। तो वल्केनियन तुल्य में क्या याद रखना है? ये विस्फोटक ज्वालामुखी है और जो स्थलाकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? फूल गोभी के समान। चलो अब उसके बाद में हम देखेंगे पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य में अब क्या है? नीचे की तरफ आने पर सिलिका, जलवाष्प और विस्फोटकता की मात्रा बढ़ रही है, तो इसी आधार पर जो पीलियन ज्वालामुखी है वो क्या है? विनाशकारी। अब पीलियन क्या है? विनाशकारी। ये दोनों ही विनाशकारी हैं। तो जो पीलियन तुल्य है इसका एग्जाम्पल क्या है? क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। और विसुवियस क्या? ये है पीलियन और ये है पिलीनियन, दोनों अलग अलग हैं। पीलियन तुल्य और पिलीनियन तुल्य। इसमें आकृति कैसे होगी? फूल गोभी के समान ही। जो विसुवियस तुल्य था वैसा ही कौन सा है? वल्केनियन है, बस इसमें आकार थोड़ा बड़ा होगा, दिखने में सेम होगा। तो देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? वो इस प्रकार से आएगा कि केंद्रीय उद्गार के आधार पर वर्गीकरण है, इसमें सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा है? तो सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा है? विसुवियस या पिलियन। दोनों नाम साथ नहीं देंगे क्योंकि
हवाईयन तुल्य में बनेगी। फूल गोभी के समान कौन से में बनती है? वल्केनियन में बनेगी। और क्राकाटोआ कौन से का एग्जाम्पल है? तो ये कौन से का है? पिलियन का है। चलो अब एक चीज हमें और याद रखनी है, इनमें जो वर्गीकरण देखा था इसमें ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है। अगर ये याद है तो इसको हम कर लेंगे। सिलिका की मात्रा नीचे की तरफ बढ़ेगी, ये लाइन हमने देखी है। और जो ज्वालामुखी का शंकु बनता है, जो पर्वत बनता है, वो किससे बनता है? सिलिका की मात्रा से बनेगा। तो सिलिका की मात्रा नीचे की तरफ बढ़ती है, तो जो ऊपर वाले ज्वालामुखी है ये एक से मान सकते हैं कि सिंडर शंकु है। आगे बढ़ेंगे और जो नीचे की तरफ है वो बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत बनाएंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। हवाईयन तुल्य से ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेंगे, नीचे नीचे की तरफ चलेंगे तो इनसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे। चलो ये हमारा वर्गीकरण हो गया उद्गार की अवधि के उद्गार में स्वरूप में केंद्रीय उद्गार के आधार पर। और इनको नंबर से इसलिए याद रखना है क्योंकि इनकी विस्फोटकता है, जो इनका बनने का आकार है, वो सब इसी सीक्वेंस में है। अब इसके बाद में हम देखेंगे दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्गार के बाद में अब है दरारी उद्गार। तो केंद्रीय उद्गार में तो क्या था? केंद्रीय उद्गार में था एक बिंदु से उद्गार होगा और उससे ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जलवाष्प गैस विस्फोटकता है। उसके आधार पर तो अगर गैस की मात्रा अधिक है और साथ में चट्टानी टुकड़े भी आ रहे हैं तो विस्फोटकता बहुत अधिक होगी। लेकिन जो उद्गार है, दरारी उद्गार है, इसमें क्या है? इसमें गैस की मात्रा कम है, गैस की मात्रा कम है। विस्फोट एक जगह से नहीं होकर एक लंबी बड़ी दरार में होगा और जो इसमें लावा निकलेगा उसमें गैस है कम और तरल पदार्थ अधिक। और जो तरल पदार्थ है वो भी पतला तरल पदार्थ है, तो वो ऊंचा शंकु बनाने की बजाय निकल करके फैलेगा, यहीं पे पास पास में फैलेगा। और अगर पास पास में फैलेगा तो क्या बनेगा? लावा पठार बनेगा। तो हमें याद रखना है दरारी उद्भेदन में तो लावा पठार बनता है और केंद्रीय उद्गार के आधार पे क्या बनेगा? केंद्रीय उद्गार के आधार पे बनेंगे ज्वालामुखी पर्वत। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? यूएसए का कोलंबिया पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, रूस का साइबेरियाई पठारी प्रदेश है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? बिल्कुल दरारी उद्भेदन के हैं। ये नाम हमें याद रखने हैं। तीनों एग्जाम्पल दरारी उद्भेदन के मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अब सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो निर्माण की प्रक्रिया क्या है? दरारी उद्भेदन। अच्छा, और लावा का प्रकार पूछे तो कौन सा लावा है? पतला लावा कौन सा होता है? अम्लीय या क्षारीय? बिल्कुल, क्षारीय लावा पतला होता है और वही अधिक फैलता है। अच्छा, क्षारीय लावा बेसाल्ट है या फिर ग्रेनाइट है? क्षारीय लावा बेसाल्ट है। हम पढ़ चुके हैं क्षारीय लावा पतला है और क्षारीय लावा बेसाल्ट। अम्लीय लावा गाढ़ा होगा, सिलिका की मात्रा अधिक होगी और वो कौन सा है? ग्रेनाइट। चलो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो अभी तक फटाफट रिवाइज कर ले। आज हमने पढ़ा केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। इसके आधार पर हमने 5 प्रकार पढ़े थे। उनमें जो सबसे पहला था हवाईयन तुल्य, उसमें विस्फोटकता कम थी, गैसों की मात्रा थी, जो तीव्रता थी निकलने की वो भी कम थी। उसके बाद में हमने हवाईयन तुल्य के बाद में पढ़ा था स्ट्रामबोली तुल्य, जिनमें विस्फोटकता कम थी तो उनकी विनाशकता की दर भी कम थी। फिर अगला प्रकार हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था राघव बता दो? वल्केनियन तुल्य। क्या? वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य में क्या था? विस्फोटकता की दर थोड़ी सी बढ़ेगी और आकृति कैसी बनेगी? फूल गोभी के समान। उसके बाद में हमने देखा पिलियन तुल्य, जिसमें विनाशकता बहुत अधिक होती है और इनमें
सिलिका की मात्रा बढ़ेगी मतलब अम्लीय लावा बढ़ेगा तो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। उसके बाद में था पिलीनियन तुल्य। उसके बाद में अगला वर्गीकरण हमने देखा है दरारी उद्भेदन के आधार पर। तो दरारी उद्भेदन में क्या देखा हमने, इनका में गैस की मात्रा कम है, लावा पतला है, इसलिए लावा पठार बनेंगे। और लावा पठार के एग्जाम्पल कौन से देखे हैं, कोलंबिया का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और रूस का साइबेरियाई पठार। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी के वर्गीकरण के बाद में अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के वर्गीकरण के बाद में अब हम देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो इसमें से कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं और ये जो हमारा अभी तक का सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है सब उसी पर बेस्ड है। तो देखो अब इनको समझेंगे। ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, एक तो आंतरिक भाग में बनने वाली और एक बाह्य भाग में। चट्टानों में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी में हो सकता है लावा पृथ्वी की सतह के नीचे जमे, हो सकता है पृथ्वी की सतह के नीचे जमे या फिर ऊपर जमे। तो उस जमाव के आधार पर दो भागों में बांटा है। अगर पृथ्वी की सतह के अंदर जमे तो उनसे निर्मित स्थलाकृतियां क्या कहलाएंगी, आंतरिक स्थलाकृतियां। तो आंतरिक कौन सी है, बैकोलिथ, लैकोलिथ, ये हमने चट्टानों में पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे बाह्य स्थलाकृतियां, यानी कि लावा बाहर किस रूप में जमता है उस रूप में। चट्टानों में हमने देखा था जमने के बाद में चट्टाने जो पत्थर या टुकड़े थे, जो इनकी संरचना थी चट्टान की, वो देखी थी। आज हम देखेंगे इनका रूप, आकार, किस आकार में जमेगी। तो देखो बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियों को भी कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, ऊपर उठे भाग और गहरे धंसे भाग। वर्गीकरण देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए नाम इम्पोर्टेंट है। तो देखो ऊपर ऊंचे उठे भाग का मतलब है जो ज्वालामुखी से शंकु बनेंगे वो, और गहरे धंसे भाग का मतलब इनमें जो गहरा गर्त बनेगा उसकी बात करेंगे। तो ऊंचे उठे भागों में क्या है, ये अलग अलग प्रकार के शंकु, उनको देखते हैं। सबसे पहला है सिंडर शंकु। सिंडर का हिंदी मतलब है राख, यानी कि जब ज्वालामुखी में जो लावा आ रहा है उसमें लावा कम है और राख की मात्रा अधिक है, तो जो शंकु बनेगा वो कैसा होगा, राख जैसे पदार्थों से बनेगा, घनत्व कम होगा, ऊंचाई कम होगी, तो ये शंकु क्या है, सिंडर शंकु। राख जैसे पदार्थों से बना है सिंडर शंकु। एक बार लावा गुंबद और लावा डाक को छोड़ के हम देखेंगे मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु क्या है, मिश्रित शंकु का मतलब है एक बार ये उद्गार हुआ और एक परत बन गई, उसके बाद में फिर से उद्गार हुआ, फिर एक परत बनी, फिर उद्गार हुआ, फिर एक परत बनी, और हर परत अलग अलग पदार्थों की बनी है, और हर परत अलग अलग पदार्थों की बनी है। तो इसका मतलब क्या है, इस ज्वालामुखी पर्वत में परतदार संरचना मिलेगी, यानी कि एक परत अलग, उसके बाद में दूसरी परत उससे अलग, तीसरी परत उससे अलग। तो जो ये परतदार संरचना बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित शंकु। अब अगला है परपोषित या कंपोजिट शंकु। तो हम इसको भी समझेंगे, ये क्या है, ये हमारा था सिंडर शंकु, ये है सिंडर शंकु, ये कौन सा है, ये है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है, परतदार संरचना मिलेगी। परपोषित या कंपोजिट शंकु, ये लावा से ज्वालामुखी बना, ज्वालामुखी पर्वत। अब इसमें जो ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा था वो यहाँ पे जम गया और अब इसके बाहर निकलने के लिए जगह नहीं बची है। देखो हमारे कैमरामैन राघव को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत मदद करता है और ये साथ में पढ़ता भी है। अब ये आंसर देगा। देखो ये लावा निकल रहा था, ये यहाँ पर जम गया तो मतलब अब और लावा के निकलने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि बंद हो गया। तो अब यहाँ पर चट्टानों को तोड़ के लावा जगह बनाएगा और इधर से
परपोषित शंकु, जब एक ही शंकु में जब नली बंद हो जाए तो उसी नली पे आधारित इसको बोलते हैं ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नलिका। तो इसी नलिका पे आधारित जब बहुत सारी ज्वालामुखी बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे? प्रपोषित शंकु। परपोषित शंकु, बिल्कुल। अब है अम्लीय लावा शंकु और पैक्टिक लावा। पैक्टिक लावा को क्या बोलेंगे? क्षारीय लावा। क्षारीय लावा को इंग्लिश में बोला जाता है पैक्टिक लावा। तो देखो अम्लीय लावा, चलो एक बार हम देखते हैं अम्लीय लावा। अम्लीय लावा, अम्लीय लावा में क्या है? सिलिका की मात्रा अधिक है, इसलिए इससे ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी शंकु बनेंगे। तो ये क्या है? अम्लीय शंकु। अम्लीय शंकु। एक हमने लिखा है पैक्टिक लावा शंकु या क्षारीय लावा शंकु। तो इसमें क्या है? लावा पतला है और वो दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलेगा। इसके जैसे अम्लीय के जैसे ऊंचे पर्वत ना बन करके लंबे फैले हुए पठार जैसी संरचना बनेगी, तो वो क्या है? क्षारीय लावा शंकु या पैक्टिक लावा शंकु। अब जो बीच में हमने नाम देखे थे लावा गुंबद व लावा डाट, इसको समझते हैं। जब पर्वत से ये थोड़ी ऊंची ऐसे गुंबदनुमा संरचना बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? लावा गुंबद। पर्वत से छोटी पठार से गूंजी जो गुंबदनुमा संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? लावा गुंबद। लावा गुंबद, शाबाश। अब है लावा डाट। तो देखो परपोषित शंकु में हमने क्या पढ़ा था? ये नलिका बंद हो गई, पढ़ी थी ये बात हमने? हाँ। चलो ये हमने नली बंद कर दी, ये क्या कर दिया? अपर्दन करवा दिया और ये पर्वत छोटा हो गया। इधर से भी अपर्दन हो गया। अपर्दन का मतलब क्या है? पर्वत कट गया। अब देखो ये बीच में खड़ी भाग बच गया, इसका अपर्दन नहीं हुआ और किनारों का अपर्दन हो गया। तो अब ये पूरा लटके जैसा खड़ा है ना, डाट के जैसा। हाँ। डाट जो हम नल में लगाते हैं वैसे वाली, ये यहाँ पे डाट लग गई, तो इसको क्या बोलेंगे? लावा डाट। ठीक है? हाँ। क्लियर हो गया? जो ऊपर उठे भाग हैं। हाँ, हो गया। शीतल शंकु क्या है? राख से बनेगा, आकृति छोटी होगी, घनत्व कम होगा। लावा गुंबद और लावा डाट क्या है? गुंबद जैसी संरचना। लावा से जो गुंबद जैसी संरचना बनेगी वो क्या है? लावा गुंबद। और जब जो नलिका में जो भाग जमाव हो गया था और अपर्दन के पश्चात जो खड़ा हुआ भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा? लावा डाट। लावा डाट, वेरी गुड। मिश्रित शंकु क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार की लावा निकलेगा पृथ्वी से, तो अलग अलग प्रकार की परत मिलेगी, इसलिए इससे निर्मित मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु क्या था? जिसमें अलग अलग परतदार संरचनाएं मिलेंगी। उसके बाद में हमने देखा था परपोषित शंकु। और परपोषित शंकु क्या था? जब एक शंकु जिसमें अगर उसकी नली बंद हो गई तो लावा अपने दबाव के कारण दूसरी जगह बनाकर दूसरी नली से अपना शंकु बनाएगा। ये क्या है? परपोषित शंकु। अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु में क्या देखा था? सिलिका की मात्रा अधिक है, इसलिए ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनाएगा। पैक्टिक लावा शंकु क्या था? पैक्टिक लावा शंकु था, इसमें पतला लावा है और गैस की मात्रा अधिक है, इसलिए फैल करके लावा पठार बनाएगा। ये चीज हमने देखी थी पैक्टिक लावा शंकु। पैक्टिक लावा शंकु का ही दूसरा नाम क्या है? क्षारीय लावा शंकु। अब हमें देखना है गहरे धंसे भाग। इसमें एक है क्रेटर कोल्डेरा। क्रेटर क्या है? कोई ज्वालामुखी शंकु है और इसमें जो एक कीपनुमा भाग है, देखो इसमें पूरे में लावा जम जाता है और ऊपर एक कीपनुमा भाग बचेगा। जो ये कीपनुमा भाग बचेगा ये क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। और अपर्दन से जब ये क्रेटर बड़ा हो जाता है तो वही क्या कहलाएगा? कोल्डेरा। देखो क्रेटर को एक बार वापस देखें, ये हमने बना दिया है ज्वालामुखी शंकु। ये नलिका बिठाने के लिए है, प्रैक्टिकल में
जो ये कीपनुमा भाग है यही क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। और जब ये क्रेटर अपरदन से बड़ा होता जाएगा और जब ये इस रूप में आ गया तो यही क्रेटर क्या कहलाएगा, कोल्डेरा। कोल्डेरा। वेरी गुड। क्रेटर का बड़ा रूप कोल्डेरा। एक क्वेश्चन है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? इसका नाम है टोबा झील। क्या नाम है? टोबा झील। टोबा झील। और टोबा झील है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। टोबा झील है कहाँ पर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ये चीज हमें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है और याद रखनी है। ये हमने देख लिए ऊपर उठे भाग, गहरे धंसे भाग मतलब बाह्य स्थलाकृतियां। अब हम देखेंगे आंतरिक स्थलाकृतियां। राघव याद है हमने आंशिक स्थलाकृतियां पढ़ी थी? चलो तो फटाफट इनको रिवाइज करेंगे। बैकोलिथ क्या है? बड़ी गुंबदाकार स्थलाकृति जो गहराई में मिलती है। लेपोलिथ वही गुंबदाकार स्थलाकृति, लेकिन ये कहाँ मिलेगी? परतदार चट्टानों में मिलेगी। लेपोलिथ क्या है? लीप के किस में खाया था? प्लेट। तो प्लेट नुमा, तश्तरी नुमा या अवशराकार। फेकोलिथ क्या है? ऐसे में अपनति और अभिनति के रूप में मिलेगी, मतलब लहरदार संरचना। ये बैकोलिथ गुंबदाकार बड़ी संरचना गहराई में, ये परतदार चट्टानों के नीचे। लेपोलिथ क्या है? तश्तरी के नुमा, इसको उत्तलाकार बोलेंगे, इसको अवतलाकार। फेकोलिथ क्या है? लहरदार या अपनति या अभिनति के रूप में। सिल कैसी है? सिल है मोटाई या चौड़ाई में क्षैतिज स्थलाकृति। और डाई का क्षेत्र बता दो, खड़ी है या फिर पड़ी हुई आकृति है? लेटी हुई है कि खड़ी हुई है? लेटी हुई। नहीं, डाई से याद किया था। टाई और टाई क्या है? गले में पहनते हैं, खड़ी यानी कि लंबवत स्थलाकृति क्या कहलाएगी? डाई। और शीट क्या है? जो सिल थी वैसी थी, क्षैतिज लेकिन पतली। ये क्या है? शीट। तो देखो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। हमने वर्गीकरण देखा था उद्गार के स्वरूप के आधार पर, जिसमें हमने देखा केंद्रीय में 5 प्रकार पढ़े थे, हवाईयन, स्ट्राम्बोली, वोल्केनिक, पिलियन और पिलिनियन। जिसमें पेले के बालों के समान थी हवाईयन, फूल गोभी के आकार का था वोल्केनो, और जो विस्फोटकता अधिक थी या विनाशकता की दर अधिक थी वो थी पिलियन और पिलिनियन की। उसके बाद में हमने देखा दरारी उत्पेदन, जिसमें देखा था पतला लावा है, फैलेगा, पठार बनाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कोलंबिया का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और साइबेरियन पठार। उसके बाद में हमने देखा बनने वाली स्थलाकृतियों में हमने देखा बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, ऊपर उठे और गहरे धंसे। ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये नाम याद रखने हैं। सिंगल शंकु राख से बनेगा। लावा गुंबद क्या है? गुंबदाकार संरचना है। लावा डाट, ये हमने देखा था, लावा डाट है। मिश्रित शंकु परतदार शंकु है, ये याद रखना है। परपोषित यानी एक ही नली पे 2-3 शंकु बन जाए, अधिक शंकु बन जाए तो वो क्या है? परपोषित शंकु। अम्लीय लावा शंकु, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अम्लीय लावा शंकु ऊंचाई में अधिक होगा या पठार जैसा होगा, तो अम्लीय लावा अधिक सिलिका की मात्रा वाला बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। और पैठिक या क्षारीय लावा में बेसाल्ट होगा और इसमें लावा पठार बनेंगे। क्रेटर में क्या है? जो कीपनुमा आकृति होती है वो क्रेटर है। क्रेटर का बड़ा रूप क्या है? कोल्डेरा है। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील टोबा झील। टोबा झील लोकेशन कहाँ है? इंडोनेशिया में। शाबाश। आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक में बैकोलिथ तो है गुंबदाकार या उत्तलाकार। लेपोलिथ परतदार चट्टानों के नीचे गुंबदाकार या उत्तलाकार स्थलाकृति। लेपोलिथ प्लेट नुमा या फिर अवतलाकार। उसके बाद में फेकोलिथ नदी, लहरदार। शाबाश। लहरदार या नदी, अपनति या अभिनति के रूप में।
क्षैतिज और अधिक चौड़ाई वाली, डाइट लंबवत खड़ी, और शीट क्या है, पतली आकृति। अब इसके बाद में हमारी एक दो बातें रह गई हैं, जो ये गीजर है, धुआरे हैं वो, और इनका वितरण ज्वालामुखी के कारण, वो हम अगले टॉपिक में अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूकंप। इसको रिवाइज करिएगा और उसके बाद में हम अपने टेस्ट